नमस्कार, मैं हूं शाहिदा, लेकर हाजिर हूं हमारी ये खास पेशकश जिसका नाम है हाँ मैं परेशान हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस मानसिकता के बारे में जो एक रेपिस्ट के जहन में चल रही होती है। रेप के बाद अमानवीय बर्ताव, बर्बरता पीड़िता के साथ क्यों किया जाता है। इसके अलावा अभी सागर जिले में ऑनर किलिंग का मामला भी सामने आया, जिसमें लड़के को जिंदा जला दिया गया। आखिर ये कैसी मानसिकता है? कैसे किसी को मारने के लिए उसे बेहद तकलीफ देने का कोई शख्स सोच लेता है? निर्भया, कठुआ रेप पीड़िता, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला और हैदराबाद गैंगरेप जैसे मामलों में इंसाफ दिलाने की लड़ाई तब मायने रखती है, या फिर हम कहेंगे कि बेमायने हैं, जब तक कि हम बार बार होने वाले इस तरह के अपराधों की वजह को ना समझ सकें, उसे जड़ तक ना पहुंचा सकें, उसकी जड़ क्या है ये ना जान सके। ऐसा होने की एक बहुत ही बड़ी वजह है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और समाज और देश की व्यवस्था में विपरीत जेंडर के प्रति संवेदनहीनता। क्या ये मानसिकता कोई कुंठा है या कोई मानसिक बीमारी? इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बंसल हॉस्पिटल के जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका वेलकम है हमारे इस शो में। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि ये जो मानसिकता है किसी को भी बहुत ही दर्द दे के मारने वाली, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि औरतों के प्रति ही सब कुछ होता रहता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो भी इसके शिकार होते हैं। ये क्या मानसिकता है? कोई बीमारी है, क्या है? देखिए, बहुत सारे इसके बारे में शोध किया गया है, मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, और उसमें ये देखा गया है कि जो लोग विशेष प्रकार की पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कुछ इसमें शिकार देखे गए हैं, बहुत सारे केसेस में नशे का भी इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि बचपन से उनकी परवरिश कैसे हुई है, किस प्रकार से उन्हें पाला पोसा गया है, उन्होंने बचपन में कौन सा इन्वायरमेंट देखा है। तो कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो पर पीड़ा में आनंद की अनुभूति करते हैं। उनके अंदर एक कुंठा सी भरी हुई होती है और वो खुद काफ़ी दबे कुचला सा उन्होंने महसूस किया हुआ होता है। तो जब कभी भी उन्हें कोई सॉफ्ट टारगेट मिलता है तो वो अपनी सारी कुंठा, हताशा उसी के ऊपर वो निकाल देते हैं। और आपने बहुत वाजिब बात करी कि ये बातें केवल पुरुष या स्त्री, ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्रियों के साथ ही है या पुरुषों के साथ ही, दोनों जेंडर्स में समान रूप से पाया जाता है। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक व्यक्ति के प्रति हेट होता है। वो कुंठित व्यक्ति सोचता है कि अब मैं इसको जितना पीड़ित कर लूँगा उससे उसका ईगो, अहंकार उतना ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। आप देखिए कि जितने भी आपने रेप के अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में रेप का उल्लेख किया, उन्हें विभत्स तरीके से मारने की बात करी, तो आप ये देखिए कि जितने भी ये केसेस हुए हैं उनमें आप देखिए कि यूजुअली जो कुशिक्षित लोग हैं, अशिक्षित की बजाय मैं कुशिक्षित का यूज़ करूंगा, जिस प्रकार से उनका सिविक सेंस नहीं है, नशे का इस्तेमाल भी देखा गया और विभत्स तरीके से रेप के बाद उन्हें मारा गया। आप देखिए कि सभी में नशे का इन्वॉल्वमेंट था। पोर्नोग्राफी के लोग कई मामलों में मैंने देखा है कि शिकार पाए गए कि पोर्न की लत थी उन्हें, और इस घटना को अंजाम देने का उन्हें कोई भी दुख या क्षोभ नहीं होता कि उन्होंने कुछ बड़ी घटना कर दी है, बल्कि वो उसे बड़े नॉर्मल ढंग से लेते हैं और बहुत कई लोग तो उसे इंजॉय भी करते हैं। और आप देखिए कि यूजुअली ये चीज़ें प्लान्ड नहीं होती हैं, अनप्लान्ड होती हैं। जितने भी गैंग रेप के मामले होते हैं ज़्यादातर आप देखिए कि प्लान्ड नहीं होते हैं, सटीक घटना स्थल पर ही ये प्लान बनता है और सबकी कुंठाएं एक साथ बाहर आती हैं और काफ़ी विभत्सता से उसे वो अंजाम देते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो बहुत ख़ास है वो ये है कि हम अक्सर ये देखते हैं कि एग्रेशन का एक पल होता है, वो एक लम्हा जिसके अंदर इंसान कर गुजरता है जो कि उसको करना है। अच्छा, फ़ौरन बाद ही करने के गुजरने के बाद ही फ़ौरन बाद उसको रियलाइज़ भी होता है, भाई ये क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया मुझसे। तो ये जो चीज़ है, वो जो पल भर का एग्रेशन है, ये भी किसी बीमारी का सिम्टम है? देखिए, निश्चित तौर पर इम्पल्सिविटी तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही। यहाँ पर व्यक्ति आवेश के भाव में काम कर जाता है कि हमें उस पर्टिकुलर समय पर सही गलत का जो निर्णय होता है, विवेक जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इवन आप देखिए कि हमारे भारतीय साहित्य में बहुत सारी लाइंस का यूज़ किया जाता है कि विनाश आता है, विवेक मर जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ब्रेन का पार्ट होता है, जिसे हमारी भाषा में ईगो कहते हैं, जो डिफ्रेंशिएट करता है सही गलत में, सोच विचार करके निर्णय लेता है, वहाँ पर हमारा प्लेजर प्रिंसिपल, इम्पल्सिविटी हावी हो जाती है लॉजिकल रीजनिंग पर। और जब वो इम्पल्स या जो भी प्लेजर है वो उसका कंप्लीट हो जाता है, और जब रियल ब्रेन जो सही गलत में अंतर करता है वो एक्टिवेट होता है, तो उसे क्षोभ का
भी अनुभव होता है। तो मैंने बताया कि ऐसे लोगों की जब एनालिसिस की जाती है तो वहाँ पर कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिफेक्ट पाया जाता है, सोच विचार करने के तरीके में कॉग्निटिव एरर्स पाई जाती हैं। कई बार जो रेप करने वाले लोग होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि महिला अगर किसी का सेक्स के लिए मना कर रही है तो ये उसकी हामी उसको लोग कंसीडर करते हैं। बहुत सारी कॉग्निटिव एरर हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं इस पे, तो ये निष्कर्ष देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि कई बार जो कुंठाग्रसित लोग होते हैं, सेक्स के लिए सेक्स से डिप्राइव्ड लोग भी होते हैं, और जो नशे का मैंने आपसे बताया, जो सूखे नशे होते हैं, ड्राई नशे होते हैं, उनका इस्तेमाल भी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। नशे के प्रभाव में जो भी हमारा बिहेवियर रहता है वो कई बार डिसइनहिबिटेड हो जाता है। तो आप देखिए कि इनवेरेबली बहुत सारे मामले में नशे का रोल होता है। शाहिदा, एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कल्चरल जो बिलीफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखिए कि महिलाओं को प्राइड का इशू माना जाता है, इसलिए बहुत सारे ऑनर किलिंग की घटनाएं होती हैं। जो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए के जन्म पर उत्सव मनाता है, उपहार बांटता है, लोगों को भोज पर बुलाता है, वही व्यक्ति अपनों की हत्या करने में भी नहीं हिचकता। अगला सवाल मेरा यही था डॉक्टर साहब कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जब हत्या का इस तरह का कोई केस आता है या रेप की कोई वारदात होती है, वो एक ऐसे शख्स से होती है जिससे हमारा दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, उसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब एक बाप अपनी बेटी को मार देता है या फिर एक बाप अपने बेटे को मौत के घाट उतार देता है, वो कैसी मानसिकता हो सकती है कि अपने खून को इंसान अपने हाथों से वो भी इतनी बुरी तरह मार दे। जिंदा जलाने का भी एक जो है अभी वाकया सामने आया है। जी, देखिए, ये कल्चरल बिलीफ बहुत सारे हमारे यहाँ निर्भर करते हैं कि किस प्रकार से परिवार में प्रैक्टिस हो रही। बहुत सारी जगहों पर हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं उनको प्राइड का इशू माना जाता है कि ये तो हमारी स्वाभिमान की बात है, हमारे घर परिवार की इज्जत की बात है। उसको जैसे ही कोई ठेस पहुंचाता है तो वहाँ पर वो व्यक्ति अपनों को मारने में भी नहीं हिचकता। और ये सदियों से चला आ रहा है कि बाप ने अपने बेटे को निकाल दिया क्योंकि उसने परिवार की इस परंपरा का निर्वहन नहीं किया। तो परंपरा को हमेशा ऊपर रखा गया है। अगर लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, उसी रिजिड थॉट पर वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्याएं आती हैं। और जैसा आप देखिए कि हरियाणा के कई क्षेत्रों में, पंजाब से दिल्ली में बहुत सारी ऑनर किलिंग की घटनाएं आती हैं। और फीमेल के टुवर्ड्स एक जो पैट्रियार्की है, जो पितृसत्तात्मक भाव है, वो भी महिलाओं को अपराध के लिए प्रोन बनाता है, क्योंकि इस मामले में सारा पुरुष वर्ग कई बार एक हो जाता है, चाहे वो जो भी हो। तो इसके कारण से महिलाओं के जो केसेस हैं वो ज़्यादातर सामने आते हैं। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि जेंडर में ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुषों के साथ में ऐसा नहीं होता है। और डॉक्टर साहब, एक और जो ख़ास चीज़ें हम आपसे ये भी डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर बच्चों की बात की जाए, बच्चे जो होते हैं उनको देख के एक वात्सल्य का भाव आता है, एक प्यार आता है उमड़ कर। हमने देखा है कि बीते 10-15 सालों के अंदर बाल अपराध जो हैं वो भी सामने निकल के आए हैं। अगर हम कठुआ की बात करें, कठुआ केस की बात करें, निठारी कांड की बात करें, तो छोटे छोटे बच्चे थे वो शिकार बने, कठुआ की जो लड़की थी वो शिकार बनी। तो बच्चों को लेकर ऐसे भाव कैसे चेंज हो जाते हैं? देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो भाव है वो उस समय अपनी जो प्लेजर प्रिंसिपल है, जो उस समय इम्पल्सिविटी होती है, उस पर काम करने का है। तो वहाँ पर कुंठाग्रसित लोग काम कर पा रहे हैं जो अपने आप को वर्षों से हतोत्साहित या कुंठित महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर उन्हें सॉफ्ट टारगेट मिलेगा। इसलिए यूजुअली बच्चे इसका शिकार बनते हैं, क्योंकि बच्चों में यूजुअली विरोध करने की उतनी क्षमता नहीं होती, ना शारीरिक ना मानसिक। इसकी वजह से बच्चे ही सॉफ्ट टारगेट बनते हैं। और शायद आप देखिए कि ज़्यादातर मामलों में जान पहचान के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। कई मामलों में आप देखिए लगभग 90% मामलों में। तो सिर्फ कारण ये होता है कि उनमें बुद्धि विवेक का विकास उतना नहीं होता, आसानी से उन्हें डराया समझाया जा सकता है, और हमारे यहाँ सप्रेस करना सिखाया जाता है सेक्स रिलेटेड क्राइम्स में। इसलिए बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं इसके लिए, और लोग बच्चों को के ऊपर ऐसे ज़्यादा अटैक करते हैं। अपने तमाम दर्शकों से हम ये भी कहना चाहते हैं, अक्सर हम इस तरह की अपने घर पर वेब सीरीज़ देखते हैं, मोबाइल फ़ोन पर, टीवी पर, और अक्सर हम ये सब देखते हैं कि बच्चे उनमें इतना इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। बच्चों को हम कभी नहीं रोकते हैं कि इस तरह की जो सामग्री है, जो आप देख रहे हैं, जो परोसी जा रही है मोबाइल फ़ोन पर, इंटरनेट पर, ना देखी जाए, क्योंकि बच्चों को भी शुरू से समझाने की बहुत ज़रूरत होती है। और दूसरी बात ये कि अगर हम बात करें विपरीत जेंडर के प्रति संवेदनहीनता की, हम संवेदनशीलता की बात नहीं कर रहे हैं, संवेदनहीनता की बात कर रहे हैं, तो उस बारे में भी डॉक्टर साहब से पूछना बहुत ज़रूरी है कि ये शिक्षा, ये एजुकेशन देना कितना इम्पोर्टेंट है। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात करी, जो अभी इंटरनेट से रिलेटेड बात करी कि जो वेब सीरीज़ हैं, मोबाइल पर आसानी से पॉर्न उपलब्ध है, तो इन सब मटेरियल्स का, इन वेब सीरीज़ का एक स्वीकार्यता लाता है कि हाँ, ये क्राइम हम कर सकते हैं, महिलाओं को यही चाहिए होता है। ये मैसेज हमारे वेब सीरीज़, हमारे पॉर्न के थ्रू जाता है। पहले ये एक्सपोजर बहुत रेयर था,
समय के साथ इंटरनेट बहुत आसानी से उपलब्ध हुआ, बहुत सस्ती दरों में उपलब्ध हुआ और आज ऑलमोस्ट निःशुल्क ही मान करके चलें, इंटरनेट की व्यवस्था ऐसी हो चुकी है। तो इसकी वजह से घर घर में ये अप्रोच हो रही है और कोई एज बार नहीं रह गया, ब्रीच हो गया है, बिकॉज हर हाथ में मोबाइल है। तो टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे यूज़ बढ़ता चला जाएगा, उसके साथ में ये रिस्क भी ऐड होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर सरकार की, समाज की, परिवार की, घर की, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मोबाइल का यूज़ एप्रोप्रिएट कैसे रखें, निगरानी कैसे क्या रखें, और वेबसाइट्स जो कुछ हैं उनमें कैसे समय समय पर बैन लगाना भी चाहिए। जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो फिर से रीएक्टिवेट हो जाती हैं या प्रॉक्सी वेबसाइट्स उसकी बन जाती हैं, तो इन पर भी हमें नज़र रखनी होगी। परिवार वालों को, बच्चों के ऊपर नज़र रखनी होगी कि वो इस तरीके का अश्लील साहित्य या क्राइम से रिलेटेड साहित्य बिल्कुल नहीं देखें। और आपने बताई जेंडर सेंसिटिविटी, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसे नई शिक्षा नीति में ज़रूर होना चाहिए कि जेंडर सेंसिटिविटी पर बात हो, ताकि जो ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है भारत में ना कह करके बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में हम कहें तो ज़्यादा वृहद होगा, क्योंकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगह यहाँ पर जेंडर रिलेटेड क्राइम ज़्यादा होते हैं। तो जेंडर सेंसिटिविटी का भी पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा रोल है और इंटरनेट हाइजीनिक बिहेवियर को भी पाठ्यक्रम में शाहिदा लाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो जेंडर सेंसिटिविटी है उसका एक पाठ्यक्रम में पार्ट होना बहुत ज़रूरी है और नई शिक्षा नीति के अंदर इसको भी रखा जाना चाहिए। खैर, एक और चीज़ की तरफ हम अब जाना चाहेंगे। जब हम अपने घर की बात करते हैं तो कई मसले मसाइल ऐसे भी सामने आते हैं जब हस्बैंड अपनी बीवी को टॉर्चर करते हैं, वहीं हस्बैंड अपनी बीवी को बहुत प्यार भी करते हैं। यानी कि एक पॉजेसिवनेस कब डोमिनेशन में बदल जाती है और कब डोमेस्टिक वायलेंस में वो बदल जाती है, पता ही नहीं चलता है। छोटी छोटी मार पिटाई से शुरू हुई बात कत्ल तक पहुंच जाती है। क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब? निश्चित तौर पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं शाहिदा, और यहाँ पर ज़रूरत है कि ऐसे परिवारों में संवादहीनता देखी जाती है। क्योंकि अगर संवाद उचित नहीं होगा, व्यक्ति विशेष की जो मानसिक नीड हैं, शारीरिक नीड हैं और जो भी कल्चरल नीड्स हैं, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाती। इसकी वजह से संवादहीनता बनती है, छोटी मोटी बातें होती हैं, लोग उसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा हमारे समाज में ये माना जाता है कि शादियां हैं ये तो नेचुरली चलती हैं, जोड़ियां आसमान में बनती हैं, ये सब मिथ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर भावनाओं को ठीक ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा और छोटी छोटी समस्याओं का समय पर निराकरण नहीं किया जाएगा तो समस्या बड़े रूप में दिखाई देती है। हम यूजुअली चीज़ें समय पर छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार वहाँ पर जो व्यक्तित्व के विकार हैं, एक दूसरे की पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, वो एक्सपोज होने का खतरा रहता है। इसकी वजह से लोग संवादहीनता कर लेते हैं और बड़े रूप में हमारे पास में सामने आता है। पिछले साल दिल्ली में एक बहुत बुरी घटना हुई थी। हर शहर में कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं जो क्राइम तक तब्दील हो जाती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हम अपनों के ही दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम ठीक से सॉल्व नहीं हो पाती। ज़रूरत है कि यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट, परिवार परामर्श केंद्र, ऐसी संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाया जाए। ये भी बताया जाए कि इन समस्याओं के लिए लोग इनका निराकरण कर सकते हैं। आपने वैवाहिक संस्था की बात करी, तो वैवाहिक जीवन में यूजुअली पर्सनालिटी की समस्याएं, मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं और बहुत हाईली मिस्ड होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ साइकियाट्रिस्ट के पास में जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास में जाना, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाना एक टैबू समझा जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी कुंठाएं मन में रहती हैं और बाद में व्यक्तित्व की सीमाएं कुछ ऐसा रोल प्ले करती हैं कि हमारे सामने बहुत बड़ी घटना के रूप में आती हैं ऐसी घटनाएं। चलिए, खैर, आज दर्शकों हम बात कर रहे हैं गैर इंसानी रवैये के बारे में, अमानवीयता के बारे में, इनह्यूमैनिटी के बारे में। दर्शकों, हमने इंसानों के बारे में बात की, लेकिन अक्सर हम समाज में इस तरह के भी उदाहरण देखते हैं कि जब लोग ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों के साथ भी बर्बरता के साथ पेश आते हैं और अपने ही घर के जानवरों के साथ, बाहर स्ट्रे एनिमल्स के साथ वो इस तरह से पेश आते हैं कि कई बार उनकी जान भी चली जाती है। तो ये दिमाग का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो हमें इतना क्रूर बना देता है कि हम जानवर तक पर भी इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देते हैं? क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? देखिए, जानवरों के प्रति भी बर्बरता भी ये बात का सूचक होती है। ऐसे लोगों में देखा गया है कि जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो उसकी एक्टिविटी पुअर होती है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनकी भी कमी देखी गई है। और अगेन मैं आपसे बताना चाहता हूँ शाहिदा कि यहाँ पर भी एक मन में कुंठा का भाव तो देखा गया है। कुछ ना कुछ पर्सनालिटी में डिफेक्ट देखे जाते हैं जिसे व्यक्तित्व को विकार कहते हैं। सारी की सारी क्रूरता, चाहे वो मानव के प्रति हो या पशु के प्रति हो, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अटेंशन सीकिंग, और साथ में ये जो सोशल मीडिया का ऐड हुआ है, फटाफट वायरल चीज़ों को कर देने की बातें, रातों रात आप
फेमस हो गए, ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से भी लोग ऐसा करते हैं। कई बार ऐसे केसेस में बंसल न्यूज़ में ही मेरा डिस्कशन हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने अपने घर के पेट्स को मार के या दूसरे के पेट्स को मार करके वायरल किया। अजीब ढंग से कोई पूंछ में आग लगा रहा है, कोई लटका रहा है, कोई कुएं में फेंक रहा है, उसका वीडियो बना करके प्रॉपरली वो खुद ही फेसबुक पर या अन्य सोशल मीडिया पेजेस पे डाल रहे हैं, ताकि उन्हें रातों रात लोग वीडियो उनका वायरल हो जाए, लोग उन्हें जान जाएं। इसकी वजह से भी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये भी एक दुष्प्रभाव है। जानवर के प्रति क्रूरता हो या मानव के प्रति क्रूरता हो, निश्चित तौर पर यह समझ में आता है कि उस व्यक्ति को पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। और कई बार लोगों को न केवल ये जो शोषण है या पीड़ा है, लोग शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों को पीड़ित करने में लोग एंजॉय करते हैं, पर पीड़ा में उन्हें आनंद मिलता है। अगेन ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सूचक होता है। तो दोस्तों, आज हम ये सब बातें तो डिस्कस कर रहे हैं कि इंसानों के साथ, जानवरों के साथ हम इस तरह से पेश आते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी होता है, और शायद हम ये भी कहेंगे आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, शायद मेरे दिल में भी ऐसे ख्याल आते होंगे कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो दिल करता है चीज़ें तोड़ दें, कांच तोड़ दें, टेबल तोड़ दें। ये भी कहीं ना कहीं एक विकार ही है। जब हम चीज़ें तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं, चीज़ें उठाकर फेंकने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो ये क्या कंडीशन होती है हमारे दिमाग की, ये भी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसे हमारी भाषा में एंगर मिसमैनेजमेंट कहते हैं। मूलतः जैसे मूवीज़ में हमारे घर परिवार में जो तरीका प्रैक्टिस होता है गुस्से में, वही यूजुअली हम कॉपी करते हैं। आप देखिए कि कोई भी तरीका हम फॉरेन से नहीं लाएंगे, एलियन तरीका नहीं होगा। वो हमने कहीं ना कहीं मूवीज़ में देखा होगा कि मूवी में फला व्यक्ति ने गुस्से में कांच तोड़ दिया, उसने उसका दिल टूटा तो वो शराब पीने लगा, या उसने चीज़ें फेंक करके मारना शुरू कर दिया। तो हमारा तरीका कहीं ना कहीं से वो देखा या सीखा हुआ होता है। एंगर के मूल में ये है कि एंगर तब हमें आता है जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हों, और उस पर एक्ट करने का मतलब है कि हमारे अंदर इतनी अमानवीयता है कि चीज़ों को हम अपने हिसाब से ही चाहते हैं। ज़रा सा हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है, सहिष्णुता नहीं है। अगर हम देखें कि अगर हम चीज़ों को ये मान लें कि चीज़ें अपने हिसाब से होंगी, हर व्यक्ति अपने हिसाब से चीज़ों को सही ही कर रहा होगा, जब हम ऐसा सोचेंगे तो हम हमेशा ये नहीं मानेंगे कि चीज़ें हमारे हिसाब से हो, तो हमें एंगर की जो स्ट्रेंथ है वो कम आएगी। साथ ही साथ कई बार जैसा मैंने बताया कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बार बार मैं बात कर रहा हूँ, ये भी इम्पल्सिविटी और एंगर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसकी वजह से एंगर जो होता है उसका एक्सटेंट काफ़ी हो जाता है, और कई बार उचित दवाओं और काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो एंगर मैनेजमेंट के लिए आप रियलिटी के साथ में रहेंगे, अपनी व्यक्तित्व की सीमाएं समझें, दूसरे से कम रखें, और ये भी माने कि दूसरा अपने हिसाब से सही कर रहा होगा। अगर हम इतना भाव रखेंगे तो एंगर काफ़ी कम आएगा। दूसरा, योग प्राणायाम करने से, दौड़ने से, और अपनी कोई भी आप हॉबी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी हॉबी को फॉलो कीजिए। और फिर भी अगर आपको बार बार एंगर की वजह से आपके जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मनोचिकित्सक से मिलने में बिल्कुल परहेज ना करें, और माने कि हाँ, आप परेशान हैं। और डॉक्टर साहब, अब आपने अगर एंगर की बात ही की है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम रोड रेस की वारदात के बारे में अक्सर देखते हैं कि सड़क पर बस कुछ ही पल के लिए कोई हमसे तेज़ी से आगे निकल गया, या ज़रा सा जो है हम टकरा गए किसी गाड़ी से, फिर सामने वाला शख्स जान से ही मारने पर उतारू हो जाता है, और फिर वही गाड़ियों में तोड़फोड़ होती है, हाथापाई हो जाती है, और उसके बाद अपने अपने वाहन पर बैठ के निकल भी लेते हैं लोग। देखिए, अगेन शायद मैंने बात करी कि ये भी एक बच्चा जब गाड़ी चलाना सीखता है तो वो ये देखता है कि वो जिसके साथ में चलाने जा रहा है उसकी गाड़ी कहीं पे भिड़ी तो सामने वाला वो लड़ता हुआ दिख रहा है। तो लर्निंग क्या हुई मेरी कि गाड़ी भिड़ने पर सबसे पहले मुझे उस व्यक्ति पर हमला करना है जिसकी वजह से कुछ भी हुआ हो। फिर कुछ ये जो मामले हैं उसमें कई बार एक डिसऑर्डर एसोसिएटेड होता है, उसको हमारी भाषा में बोलते हैं इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि विस्फोटक रूप से व्यक्ति एक्ट करता है 5-10 मिनट के लिए, और वो फिर एकदम से शांत हो जाता है और दोनों लोग अपनी गाड़ियों से चले जाते हैं। तो ये भी पर्सनालिटी का ही एक प्रॉब्लम है, इम्पल्सिविटी का एक प्रॉब्लम है, लेकिन सोशल लर्निंग का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। आप देखिए कि लोग, आप कहीं पे भी 10 किलोमीटर की राइड में जाएं, किसी का ज़रा से कोई भी कोलिजन हुआ होगा तो व्यक्ति आपको लड़ता हुआ, मारता पीटता हुआ मिलेगा, और ये चीज़ ग्लोरीफाई की जाएगी। अगर आप बताएंगे किसी को कि मेरे से वो गाड़ी टच हुई, अरे यार तुमने उसको मारा नहीं, रोकना चाहिए था, उसके गाड़ी के आगे गाड़ी आप लगा करके उससे लड़ते, तब बात बनती। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप खुद भी एक अपराधी जैसा महसूस करेंगे कि अरे यार मैंने उसको इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया। तो हमारे यहाँ गाड़ी से ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें उसको सप्रेस करना है, मारना है, क्योंकि ये ग्लोरीफाइड है। तो हमने ये सोसाइटी से लर्न किया है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजों को खत्म करने के लिए सोसाइटी को पूरा ये समझना पड़ेगा कि रोड रेज के जो मामले हैं उसमें हमें बड़े संयम की जरूरत होती है। सामने वाला भी उसके इंटेंशंस ऐसे नहीं होते। हो सकता है कि गलती से हो गया होगा, लेकिन वो घर से ये सोच करके नहीं निकलता कि आज मैं किसी की गाड़ी को टक्कर लगाऊंगा। या कई बार आप देखिए कि हमारे यहाँ इस मामले में तो ये भी है कि बड़ी गाड़ी वर्सेस छोटी गाड़ी भी चलता है कि वो ट्रक चालक ने बाइक वाले को रौंदा। ये कहीं ना कहीं ये इंटेंशन बता रहा है कि वो रौंदने के लिए निकला था। इट इज नॉट लाइक दैट। तो हो सकता है कि उससे त्रुटिपूर्ण चालन किया हो, उसकी वजह से हुआ हो, लेकिन हमको संयम रखने की जरूरत है। कोई भी एक व्यक्ति संयम रख ले। कई जगह डॉक्टर साहब ये भी केसेस सामने आए हैं कि ट्रक ड्राइवर्स को साइकिल वालों को उड़ाने में मजा आता है। जी जी। इस तरह से भी जो लोग आए हैं, साइकिल सामने आए हैं कि लोग कुचलने में मजा रखा। अगेन मैंने कहा कि देखिए मैं एक कुंठित हूँ। मुझे हमेशा से समाज से सप्रेशन मिला है, मुझे हमेशा से दबाया गया। जब मेरे पास पावर आ रहा है ट्रक के रूप में, तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी पावरफुल फील करना है। उसके लिए है कि मैं साइकिल वाले को कुछ तो समाज ने अगर दरकिनार किया तो आप ये इसे जड़ समझते हैं? यही जड़ है? निश्चित तौर पर कुंठा तो बहुत बड़ी जड़ है। कोई भी व्यक्ति जो खुद से खुश है, स्वयं से अगर मैं प्रसन्न हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे काम कर सकता हूं। चलिए, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं और अलग अलग पॉइंट्स और पहलुओं पर जो है हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से, लेकिन दर्शकों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें हल जानने की बहुत ज़रूरत है, सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। तो कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें हम नोटिस करें, सुधार करें, और इस अमानवता जो होती है, गैर इंसानी जो रवैया होता है, जो जहनीत के अंदर पलता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, ये जानते हैं। देखिए शाहिदा, यहाँ पर भी ज़रूरत है कि अगर हम देखें कि हमारा व्यवहार कहीं पर भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो पहले हम कॉग्निशन तो रखें कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जब तक मैं अपनी चेतना में नहीं लाऊंगा कि मेरे से दुर्व्यवहार हो रहा है और मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो ये कतई ठीक नहीं होगा। आप देखिए कि अगर किसी भी मानव के हम अधिकार को ब्रीच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ समस्याएं, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये व्यवहार, हमारी भाषा में हम इसे ईगोसिंटोनिक बिहेवियर कहते हैं, हमें नहीं लगता कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जब ये फीलिंग रहती है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति को भी नहीं समझ में आता और ऐसे व्यक्तियों की हेल्प करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपसे अमानवीय व्यवहार हो रहा है, तो आप अपना आकलन करें, अपने साथ में बैठें कि कहाँ कहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपनी जिद में, मैं अपने एरोगेंस में, मैं अपनी व्यक्तित्व की सीमाओं की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति के बेसिक मानवीय अधिकारों को ब्रीच कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? जब आपका उत्तर इसमें हाँ में आए, तो आप ये मान के चलिए कि आपने आधे से ज़्यादा विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ा रोड़ा है। और उसके बाद आप अपने व्यवहार को संयमित करने की कोशिश करें, लॉजिकल रहें और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। फिर भी अगर प्रॉब्लम लग रही है, तो मनोचिकित्सक के पास जाने में बिल्कुल परहेज ना करें। कई बार काउंसलिंग और दवाओं से ऐसी इंपल्सिविटी में, ऐसे एंगर में, ऐसे डिसफंक्शनल बिहेवियर में काफ़ी आपको राहत मिलती है। आपका परिवार, आपका रिश्ता इन सब हेल्प लेने से बच सकता है और आपका जीवन भी सुखमय रह सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, क्या ब्रेक भी इसमें ज़रूरी है? ब्रेक से अगर मेरा तात्पर्य है कि लोग हिल स्टेशन पर जाते हैं, घूमना पसंद करते हैं, ग्रीनरी देखना पसंद करते हैं, और कई बार हमने ये भी पाया है कि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन शॉपिंग करके निकालते हैं, और बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो वो एडवेंचर करके अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करते हैं। क्या इसमें सच में सुकून मिलता है? देखिए, इसमें अपना अपना तरीका हो सकता है कि मुझे पढ़ने लिखने में अच्छा लगता हो सकता है कि आपको गार्डनिंग में अच्छा लग सकता हो सकता है किसी व्यक्ति को हिल स्टेशंस पर जाने में अच्छा लग सकता हो। तो ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने अपने तरीके ईजाद करें। लेकिन अगर हम ये काम डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो लाभ क्षणिक होगा। अगर हम प्रॉब्लम का एक्सेप्टेंस करके उसे रियल में सॉल्व कर रहे हैं चेतना के स्तर पर, तब जाकर के कहीं लॉन्ग टर्म राहत मिलती है। अदरवाइज ये सब काम डिस्ट्रैक्शन का करते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं कि सर इन्हें डिप्रेशन हो रहा था, ये बहुत गुस्से में रहते थे, हम लोग यहाँ गए वहाँ गए, 10 दिन ठीक रहा, फिर से ऐसे हो गया, फिर हमने सोचा कि फिर हम कहीं और जाते हैं। तो रिपीटेड आपका जब तक कॉज ठीक नहीं करेंगे, कारण ठीक नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें टाइम पास होंगी और अनावश्यक रूप से आपका जो सफरिंग का पीरियड है वो आप में बढ़ेगा। और अगर आप खुद से खुश हैं, तो आपको भी पता है कि आपको कहीं हिल स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप खुद से नाखुश रहते हैं, तो हम दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा सूदिंग होता है अपने मनपसंद की जगह जाना, लेकिन एक इलाज के रूप में जाना
ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है सही नहीं होगा। कारण को सॉल्व करें, वो ज़्यादा बेहतरी होगी। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक ऐसा हल्का फुल्का और साधारण सा संदेश हम चाहते हैं कि लोगों को वो कुछ इस तरीके से समझ आए कि अगर वो अपने आसपास भी ऐसे लोगों को देखते हैं, कम से कम उन्हें समझा पाएं, उन तक बात रख पाएं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जीवन हम सबको एक ही मिला हुआ है और उसे बहुत अच्छे से जीना है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके व्यवहार पर डिपेंड करेगी और साथ ही साथ आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व, आपके साथ रहने वाले लोगों के मानसिक स्वास्थ्य, उनकी जीवन की गुणवत्ता को सीधा सीधा प्रभावित करता है। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे आपका कोई परिजन इससे परेशान है, कई बार ऐसे मामलों में ड्रैग करना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कई बार हो सकता है कि आपको ही उल्टा सुनने को मिले कि आपके साथ ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर भी आपको हार नहीं माननी है। अपनों को हेल्प करने के लिए आप उन्हें बताएं कि यहाँ पर समस्या हो रही है। हो सकता है, मैंने बताया कि आपके बस से बाहर जाए बात, वैसे में मनोचिकित्सक से जरूर मिले। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जीवन एक है, उसको बहुत अच्छे से जीना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी लाइफ का सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जी, थैंक यू। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर अगली बार किसी न किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।